चलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ। ये एक्ट कब आया है? 2005। ये एक्ट में क्या दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इस एक्ट के अंडर से आया है। ठीक है, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, क्या प्रोवाइड करता है ये? रुक जाओ, मैं पूछ रही हूँ, श्रेयांश बताना। और 4 पॉइंट्स पढ़े थे हमने। क्या है नुपुर? नहीं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इज द फर्स्ट पॉइंट। और अंशिका? रखता है कमीशन, तो ये इंफॉर्मेशन कमीशंस है। ठीक है, और तो 2 कमीशंस लेके आया है ये, सेंट्रल कमीशन और स्टेट कमीशन। उसके बाद हमने इसमें 2 आर्टिकल्स पढ़े हैं। 2 आर्टिकल्स कौन से हैं? नहीं याद है? एक सेकेंड, 2 आर्टिकल्स कौन से हैं? और एक और पढ़ा था 19 और 21। तो दोनों में क्या बातें बताई हुई है? तो अगर हमारे पास एक आर्टिकल 19 है जो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड और उसी से ही अगर हमारे पास फ्रीडम और एक्सप्रेशन है, तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास 21 होगा तो ही आप 19 यूज कर पाओगे। तो 21 इज राइट टू नो। तो बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ एक आर्टिकल 21 से डिराइव्ड हुआ है, लेकिन आर्टिकल 21 के लिए वो कह रहे हैं कि 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके लिए हमने आपको एक आर्टिकल दिया है 21। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कर पाओगे। तो आप जो क्वेश्चंस कर सकते हो अगर गवर्नमेंट से, तो वो तब कर सकते हो जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। अब इसके कुछ सेलियंट फीचर्स हैं कि ये एक्ट सब पूरे इंडिया में लगता है 120 डेज। जब भी पब्लिक अथॉरिटी बनेगी उसके 120 डेज में उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे देनी है। हम अभी शॉर्ट में पढ़ेंगे वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हैं। उसके बाद फिर ये पब्लिक अथॉरिटीज को अप्लाई होता है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन किससे लेनी है? पब्लिक अथॉरिटी। क्या हम प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते। इनडायरेक्टली अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो निकलवा सकते हैं तो, नहीं तो अदरवाइज प्राइवेट आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। उसके बाद ये सारे सिटीजन्स को अप्लाई होती है। ठीक है, और इसके लिए आपको पीआईओ और असिस्टेंट पीआईओ को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, तब आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगी। उसके बाद फिर आपको ये एक्ट में सेक्शन 8 और सेक्शन 9 एग्जेम्प्टेड है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनसे आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल। अभी सेक्शन और 8, 9 अब आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमने क्या, उसके बाद हमने देखा था गुड गवर्नेंस। एक एक्ट है, एक केस है अंजलि भारद्वाज, उसमें उन्होंने बताया था कि ये एक्ट क्या लेके आया है? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उससे पूछ रहे हो अभी? नहीं, आदर्श। 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे गुड गवर्नेंस के? हाँ, और ये वाले पॉइंट्स यहाँ आएंगे नुपुर, जो तुम बोल रही थी, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और करप्शन वाले चीज, पार्टनरशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, वो गुड गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद फिर डेफिनेशंस में पब्लिक अथॉरिटीज क्या होती हैं? और अगर कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया, या और फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी गवर्नमेंट ने उसे फाइनेंस किया। ठीक है, चलो, ड्यूटीज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी हमने ये देखा था। ऑब्लिगेशन क्या है पब्लिक अथॉरिटी का?
पहला ऑब्लिगेशन क्या है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस परफॉर्म करे। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि 120 डेज में उसे कुछ इंफॉर्मेशंस देनी है। तो हमने शॉर्ट में बताया था, एक डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल्स ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, प्रोसीजर ऑफ डिसीजन मेकिंग, नॉर्मल सेट कैसे वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिस्चार्ज फंक्शंस बाय एम्प्लॉयज, काउंसिल्स और कमिटीज की इंफॉर्मेशन, डायरेक्टरी मतलब कि सबके फोन नंबर, ईमेल आईडीज, डिटेल्स ऑफ मंथली रेम्यूनरेशन, बजट क्या है, सब्सिडी कितनी प्रोवाइड होगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स उनको सारी डालनी पड़ेंगी, फैसिलिटीज अवेलेबल, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हो वो भी उसका डिस्क्रिप्शन को देना पड़ेगा, और फिर पीआईओ की डिटेल या सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड या प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये मैं तुमसे शेयर कर दूंगी जिसमें शॉर्ट में लिखा है। उस दिन हमने मार्क किए थे सारे पॉइंट्स, ये इजी वे है पढ़ने के लिए। हाँ, पर्सनल लिबर्टी यानी मतलब ये जो आर्टिकल्स हैं आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके पास राइट है एक कि आप क्या कर सकते हो, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। तो ये आप किसके थ्रू जानोगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्शन बोलोगे कि हमको एक फंडामेंटल राइट है कि हम राइट टू नो, हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब हमने उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक्ट दे दिया है। अब एक्ट दे दिया मतलब उस राइट टू नो का हमने एक प्रॉपर लेजिस्लेशन बना दिया, एक प्रॉपर लॉ बना दिया है कि अब आप इसके सेक्शंस के थ्रू आओ और हमसे इंफॉर्मेशन लो। उस एक्ट को हमने, उस आर्टिकल को हमने एक एक्ट के थ्रू और डिस्क्रिप्शन दिया है और डिस्क्राइब किया है कि आप इन इन सेक्शंस के थ्रू आप इन इन लोगों से इस तरीके से इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। राइट टू नो इज अ वाइडर थिंग जिसमें जनरली सब कुछ इन्वॉल्व है। हाँ, हमारे पास राइट है सब जानने का। अब जब आप कोर्ट में जाओगे आप बोलोगे हमारे पास तो राइट है इस चीज को जानने का, ये आर्टिकल में कहता है, ये हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अब इंडिया में एक लॉ ले आए हम कि वो पर्टिकुलर लॉ में आपके पास और अथॉरिटी दे दी हमने, राइट क्या, अब आपको हमने एक लीगल राइट दे दिया है। वो एक फंडामेंटल राइट है, ये एक लीगल राइट है। अब इस लॉ, इस एक्ट के थ्रू आप कोई भी जाके इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। अगर आपको नहीं मिली तो आप इसके अंडर के अंदर जो हमने पीआईओ पर्संस बताया ना कि ऑफिसर्स हैं, इनको पेनाल्टीज लगेगी अगर वो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं विदाउट एनी रीजन, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपको देने से रोकते हैं कि हम ये नहीं दे पाएंगे, आप हमसे इन्फॉर्मेशन लेने भी मत आओ। इन सब की इस एक्ट में क्या राइट टू नो आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजें हैं कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो क्या होगा, उसमें वो सब कुछ डिस्क्राइब नहीं, उसमें आपको एक राइट दे दिया, इसमें सब कुछ डिस्क्राइब्ड है, किससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, कब लेनी है, कितनी फीस लेनी है, कैसे लेनी है। उसके अलावा नहीं मिली तो हम उनको पेनाल्टी चार्ज करें। हमने पर्टिकुलरली बंदे रख दिया आपके लिए कि आप इस पीआईओ के पास जाओ, ये आपको देगा, ये नहीं देगा तो आप कमीशन के पास जाओ, वो नहीं देगा तो सेंट्रल कमीशन के, वो नहीं देगा तो हमने एपलेट अथॉरिटी भी बना दिया आपके लिए कि आप अपील करोगे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ये हमने आपको एक एक्ट के अंदर बता दिया। ठीक है, ये क्या थी हमारी ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अगर तुमसे एक क्वेश्चन आते तो तुम्हें सारी डिटेल्स इस जो मैंने अभी एक डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उससे बनना चाहिए। अब डेजिग्नेशन क्या है, हमने देखा एक सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स रहेंगे हमारे। ठीक है, अगर स्टेट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टेट का पर्सन है, सेंट्रल की चाहिए तो सेंट्रल का पर्सन है। उसके बाद हर सेंट्रल और स्टेट के लिए उन्होंने एक असिस्टेंट अपॉइंट किया जिसको उन लोग क्या कह रहे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंट्रल असिस्टेंट और फिर स्टेट असिस्टेंट। इनको आप रिक्वेस्ट करोगे कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या 10 बजे क्लास थी क्या? ठीक है, अभी आपको इंफॉर्मेशन के लिए राशि डोर लगा देना, इंफॉर्मेशन के लिए इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। 30 डेज में किसको कैसे इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं ये याद है, 30, 40, 45 डेज बैठ गए हैं वो लोग, तुम लोग यहाँ ध्यान दो। 30 डेज में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, मतलब जो जो आपको इंफॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट की वो आपको विद इन 30 डेज मिल जानी चाहिए। 35 डेज तब लेंगे जब वो असिस्टेंट पे, क्या क्यों लिखा है 35 डेज, 5 दिन एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है वो, क्योंकि असिस्टेंट 5 दिन ले रहा है पीआईओ से बोलने के लिए। ठीक है, कि ये इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी गई है, 5 दिन वो पीआईओ से ले लेगा और उसके बाद वो आपको 30 डेज में इंफॉर्मेशन दे देगा। फिर 40 डेज इफ द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, ये 10 डेज एक्स्ट्रा क्यों है,
अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। जनरली सिटीजन्स को बोला है हम आपसे रीजन नहीं पूछेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी से हम रीजन पूछेंगे कि आपको, आपका तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इस इन्फॉर्मेशन में, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। हमने थर्ड पार्टी की डेफिनेशन देखी थी, जो अदर देन सिटीजन्स इंक्लूडिंग पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। अब 48 आवर्स वेयर द लाइफ और लिबर्टी इज इन्वॉल्व, तो सब जब किसी की जिंदगी की बात आ जाती है तब हम 48 घंटों में भी आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ अ पीआईओ। पीआईओ शैल डील विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आई है कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पीआईओ इज रिस्पॉन्सिबल कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे। अगर वो आपके एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर रहा है तो उसके रीजंस आपको दे, या डिले हो रहा है तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म करे कि किस किस रीजन से डिले हो रहा है। तो ये बेसिक ड्यूटीज नीचे उन्होंने एक्सप्लेन की है, और ऊपर डिस्क्रिप्शन बताया कि भाई 30 दिन के अंदर आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। Where the request cannot be made in writing to render reasonable assistance to the person to reduce the same in writing, मतलब कि अगर आप सामने वाले को नहीं पता है कि इन्फॉर्मेशन लिखित में देनी है तो उसको सिखाए, उसको बताए कि ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपको लिख के देनी है। मतलब पीआईओ के पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी कैसे वो भी उसको बता दे कि इस फॉर्मेट में, इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरीके से लिख के आप हमको ये इन्फॉर्मेशन मांगो तो हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। If the information requested is held subject matter is closely connected with the functions of another public authority, the PIO shall transfer within 5 days the request to other public authority and inform the applicant immediately। मतलब अगर वो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन की नहीं है, उसको आइडिया नहीं है, तो जिस भी पब्लिक अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन है, जिस भी एनजीओ की है, वो उसको देगा। 5 दिन का टाइम लेगा कि तुमसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे 5 डेज में दे दो, और आपको फिर 30 डेज के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। उसको अपनी प्रॉपर ड्यूटीज डिस्चार्ज करनी है। उसके बाद फिर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट और एनी रीजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8 और 9। मतलब कि उसको बताना है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इतनी फीस लगेगी, तो आपकी फीस के साथ वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। मतलब फीस आप दोगे और इन्फॉर्मेशन वो आपको देगा। प्लस अगर आप सेक्शन 8 और 9 में कवर होते हो, जो इन्फॉर्मेशन जैसे हमने अभी देखा इंटेलिजेंस, ये वाली सिक्योरिटी एजेंसीज में, तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको अलाउड नहीं करेंगे कि हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो आपको रिजेक्ट करके रीजन भी दे दे, इस एग्जेम्प्टेड लिस्ट में आती है, हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अब where the request has been rejected, the PIO shall communicate to the requester the reason of such rejection। ये मैंने पहले बताया, रीजन दे दो। प्रोवाइड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन में बी प्रेफर्ड। अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर पीआईओ रिजेक्ट करता है तो इसके आगे आप अपील कर सकते हो, सेंट्रल को, स्टेट को, इसके सीनियर ऑफिसर को, तो वो अपील आप कर सकते हो, ये आपको पीआईओ बता देगा, ठीक है। कि अगर हम इन्फॉर्मेशन तुमको दिक्कत है ना, जाओ हमारे बड़े सर से बात करो, जाओ हमारे सेंट्रल कमीशन से बात करो, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ द एपिलेट अथॉरिटी, इसी एक्ट के अंदर एक एपिलेट अथॉरिटी भी बनाए हुए हैं कि आप कहां कहां अपील कर सकते हो, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील कहां कहां कर सकते हो। तो एपिलेट अथॉरिटी के बारे में भी वो आपको बता दे कि इधर जाके अपील कर सकते हो। ये उसकी मेन ड्यूटी है, रिजेक्ट करते टाइम रीजन दे दे और आपको बता दे कि इसके अगेंस्ट आप अपील प्रेफर कर सकते हो, और एपिलेट अथॉरिटी के बारे में भी आपको सब बता दे। PIO shall provide the information in the form in which sought unless it is disproportionately divert the resources of public authority or would be detrimental to the safety and preservation of the record in question। मतलब कि उसको सारी इंफॉर्मेशन एक डिटेल वे में देनी है until and unless अगर वो चीज आपको नहीं मिलनी चाहिए, ये रीजन हो। मतलब इसको मिलने से अगर कुछ दिक्कत हो रही है, हो सकता है आपकी लाइफ अफेक्ट हो जाए, या हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करनी है, तब उसके अलावा वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये एक प्रॉपर रीजन है, एक एग्जेम्पशन है इस चीज को लेके कि अगर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन से किसी चीज से उसको अफेक्ट हो रहा है तो ये इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। The PIO shall give a notice to the applicant and inform that only a part of recorded request after the severance of recorded containing information which is exempt from disclosure is being provided। मतलब कि अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे मुझे 2-3 इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, कुछ तो इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है इंफॉर्मेशन और कुछ एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो वो मुझे दे सकता है, तो वो बोल देगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता, ये एग्जेम्प्टेड लिस्ट में आती है, ये वाली मैं दे पा रहा हूँ, इसकी इतनी फीस लगती है, आप मुझसे ये इंफॉर्मेशन ले लो। तो उसको एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन अ नोटिस, ठीक है।
reasons for the decision including any finding or any material question of fact referring to the material on which those finding were based. मतलब हो सकता है उसको कुछ ही इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ ही वो दे सकता है, तो वो उसके रीजंस दे दे कि देखो तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से मुझे ये मटेरियल लग रहा है, ये मैं तुमको दे सकता हूँ, इतना ही मुझे मिला है, और उसके बाद उसको ये चीज इन्फॉर्म कर दे. The name and designation of the person giving the decision, detail of the fees calculated by him or her, the amount of fee which the applicant is required to deposit, his or her right with respect to review the decision regarding non-disclosure of the part of information and amount of fee charged on the form access provided. मतलब कि जितनी इंफॉर्मेशन दी वो ठीक है, जितनी नहीं दी उसका रीजन, और फिर किस पर्सन ने डिसीजन लिया है कि सर हम आपको जैसे रॉ पता है, रॉ एजेंट्स, ठीक है, नहीं पता, एक एजेंट्स होते हैं, सीरीज वगैरह में देखे होंगे, रॉ एजेंसी ना एक हमारे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे कंट्री में पता भी नहीं होगा तुमको ये रॉ एजेंट की पर्सन है, ठीक है, वो एक रॉ एजेंट के पर्सन होते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं और रिसर्च करते हैं ऑन एनी मैटर, वेदर इट्स ये हमारे टेररिज्म अटैक्स पे या फिर जाली नोट पे, इन सब चीजों पे उनकी रिसर्च चलती रहती है. तो जो भी मेजर मैटर्स होते हैं उसमें रॉ एजेंट सीक्रेटली काम करते हैं. अब आपको अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो ये सीक्रेटली हमारी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, ठीक है. अब आपने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी विच इज रिलेटेड टू रॉ एजेंट्स, तो अब आपको क्या होगा कि हम आपको बता देंगे कि सर हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, इस ये ना इन्फॉर्मेशन रॉ एजेंट्स की, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, उसके बाद फिर आपने ये बता दिया हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते. उसमें से अगर कुछ पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो तो आप बता दो कि हम ये खोज इतनी फाइंडिंग्स आपको दे सकते हैं, बाकी की नहीं दे सकते, और उसके हमने आपको डिस्क्लोजर कर दिया, और उतनी की ही फीस हम लेंगे जितनी हम इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, और उस पर्सन का नेम और डेजिग्नेशन जिसने डिसीजन लिया है कि आगे की इन्फॉर्मेशन इसको मत देना, ठीक है. तो मतलब इतना एक्ट में उन्होंने ये सब बताने का तरीका ये है कि हम एक्ट में इतनी चीजें डाल रहे हैं कि हम आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, मतलब गुड गवर्नेंस इतने हद तक का है कि हमको ये भी बता देंगे कौन सी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, किस पर्सन ने डिसीजन लिया, और जो हम नहीं दे सकते उसकी हम आपसे फीस भी नहीं लेंगे, ठीक है. तो एक्ट ना बहुत डिटेलिंग देता है, इसलिए इतनी मतलब ये है बहुत सिली चीज है, पर इसलिए एक्ट में लिख दिया है कि कल को अगर आप मुद्दा उठाओ कि सर हमको तो बताया ही नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हो है कौन आखिर ये पर्सन जो हमें मना कर रहा है, आपने तो बोला था पीआईओ के पास जाओ आपको सारी इन्फॉर्मेशन, इसलिए एक्ट में इतनी डिटेल दे दी कि कल को आप मुद्दा उठाओ भी तो देखो लिखा हुआ है कि आपको इस चीज का नोटिस मिलना चाहिए, तो आपको नोटिस मिलेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही है. ये एक केस लॉ, ये पढ़ना, ये बेसिकली केस लॉज है आंसर्ड बुक मंगाने का सीबीएसई से, ठीक है. इंटरेस्टिंग केस लॉ है, तो एक बार पढ़ना, तो मैं पूछूंगी कि क्या लिखा था केस लॉ में, तभी तुम पढ़ोगे, वरना तुम नहीं पढ़ोगे. बहुत इजी लैंग्वेज में बताया हुआ है कि तुम्हारे पास राइट है इन्फॉर्मेशन निकालने का, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, ऐसे नहीं 10 साल बाद बोलो हमारे 10th, अब जाके मैं बोलूं मेरे 10th के नोट्स मुझे आंसर शीट दिखाओ, तो क्या ये वैलिड है नहीं है, ये इस केस लॉ में बताया है कि किस तरीके से आप लोग इसका मिसयूज ना करें, ठीक है. ये केस लॉ मार्क करो, सबकी बुक में है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर. बच्चों क्या लगता है कौन सी इंफॉर्मेशन हम नहीं दे पाएंगे बीइंग पब्लिक अथॉरिटीज? कोर्ट मना कर दे, सेक्शन 8(9), सेक्शन 8(9) हम देखेंगे, शेड्यूल 11 जो इंडिया को अफेक्ट करे, इंडिया की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करे, कॉन्फिडेंशियल ऑन पार्ट ऑफ, अब मेरी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं बोलूं कॉन्फिडेंशियल है, पर हम अगर इंडिया के हिसाब से सोचे तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जो कॉन्फिडेंशियल है डिफेंस साइड से. जब तुम लोगों को इतनी बन गई, हमने आई गेस 3-4 इंफॉर्मेशन अभी निकालने की एग्जेम्प्टेड है, वही चीज लिखी है. देखो पहला पॉइंट है वेयर डिस्क्लोजर प्रीजुडिशियली अफेक्ट्स द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि इंडिया का हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस और उसकी इंटीग्रिटी, उसकी बेइज्जती ना हो, उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हमारे जैसे फॉरेन के साथ डीलिंग्स होती है, अभी वो डील डिस्क्लोज हुई नहीं है, आप उसकी इंफॉर्मेशन अभी मांगोगे तो उससे शायद हमारी वो डील खत्म हो जाए या नहीं हो पाए या कंप्लीट नहीं हो पाए, या फिर उसके जो भी हमारे चल रहे हैं उनके साथ डिस्कशंस वो नहीं हो पाए, तो वो हम आपको नहीं देंगे, उससे हमारी इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी अफेक्ट करेगी, इसलिए हम वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते. तो जहां पे भी ये प्रूफ हो जाए
ठीक है, जहां पे भी ये प्रूफ हो जाए कि ये इंफॉर्मेशन इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करेगा, इसलिए मैंने वो नहीं दी है, तो वहां आप नहीं आगे लड़ पाओगे कि भाई ये इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिली। दूसरी है information expressly forbidden by the court or tribunal or disclosure which may constitute contempt of court। contempt of court यानी कोर्ट की मतलब बेइज्जती करना, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट से रखना होता है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसमें जज या फिर कोर्ट, बेसिकली कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी जो उस कुर्सी में बैठे हैं उनका हम अपमान कर रहे हैं, तो जहां पे हम कोर्ट का अपमान करेंगे वो इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। ऐसी बहुत सारे केसेस हैं जहां पे कोर्ट क्लियरली बोलता है कि इसके लिए हमें रिकॉर्डिंग्स अलाउड है। कहाँ कहीं कहीं पे जहाँ पे गर्ल चाइल्ड का मैटर होता है वहां पे वो रिकॉर्डिंग्स भी अलाउ नहीं करते। तो अगर आप इस चीज का क्वेश्चन उठाओगे कि हमें उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो उससे अगर कोर्ट की बदनामी हो रही है या फिर अपमान हो रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये प्रूफ हो जाए, कौन प्रूफ करेगा? कौन प्रूफ करेगा कि पीआईओ बोलेगा ना कि ये भाई सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो वो पर्सन बताएगा। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ पीआईओ पे आएगा। उसके बाद फिर whether disclosure would cause a privilege of parliament or state legislature। ठीक है, मतलब हमारे पार्लियामेंट ने ही ये बनाया है, उसी को ही हम बोल रहे हैं कि पब्लिक अथॉरिटी, तो जहां वो अफेक्ट होंगे तो वहां तो इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, स्टेट सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब किसी ने पेटेंट कराया हुआ है, ठीक है, इसके आगे तुम लोग बेसिकली लिख लेना, किसी ने पेटेंट कराया हुआ है। पेटेंट हम क्यों कराते हैं? यहाँ पर पेटेंट किस चीज का होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोसीजर, फॉर्मूलाज। ठीक है, कोई भी आपको किसी भी बनाने का एक सोल्यूशन, ठीक है, आपने बेसिकली इन सब चीजों का पेटेंट कराया हुआ है। आप बोल रहे हो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम आपको ये बताएंगे ना सर पेटेंट किसके नाम पे, हम उसका फॉर्मूला, उसका सोल्यूशन, उसका पूरा प्रोसीजर्स, कोई भी चीज बनाने का हम आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, फिर आप भी वैसे ही बना लोगे, तो हम वो चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। इसलिए कमर्शियल कॉन्फिडेंस, उसके बिजनेस चलता है यार उस सोल्यूशन से, वो बेचता है वो चीजें। या फिर ट्रेड सीक्रेट्स, कि किसी के बिजनेस सीक्रेट्स उन्होंने रजिस्टर कराए हुए हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, उसमें कवर आ जाता है इंटेलेक्ट, तो वहां लिख सकते हो किसी ने अपना पेटेंट कराया हुआ है तो उसका जिस चीज का पेटेंट हुआ है वो इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं देंगे। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, वहां से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो आने वाले हैं, सपोज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आप तो बंदूक लेके खड़े हो जाओगे कि अरे हम मार वार देंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं मिल सकती। Information, the disclosure which endangers the life and public safety of any person and identifies confidential source of information or assistance। ऐसी information जिससे किसी की लाइफ अफेक्ट हो सकती है वो हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे रॉ एजेंट्स वगैरह आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो आपको बता देंगे कि मैं रॉ एजेंट हूँ, ठीक है, सपोज मैं तुमको बोल दूं कि मैं रॉ एजेंट से काम कर रही हूँ, यहाँ मैं पढ़ा वढ़ा ऐसी रही हूँ, बाकी मैं तो, तुम लोग सबको पता चल गया, तुम लोग क्या करोगे, बातों बातों में कहीं और बताओगे, कहीं और। तो हो सकता है जो मेरा दुश्मन है उसको पता चल जाए, तो वो जब तुम ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करोगे पहले तो वो तुमको मारेगा, फिर वो मेरे पास आएगा, तो इससे तुम्हारी लाइफ अफेक्टेड है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अप्रहेंशन एंड, इसका मतलब क्या लग रहा है तुमको? इम्पेयर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अप्रेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। मतलब मैं पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें जेल ले जाने वाली हूँ या तुमको जेल होने वाली, तुम तो भाग जाओगे। बहुत सिंपल, इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं छापा मारने, तो क्या बता के आते हैं कि हम आ रहे हैं? नहीं बता के आते हैं। तो आप इस चीज की इन्फॉर्मेशन बोलोगे, बताओ यार अगले महीने कोई आ रहा है क्या, ऑफिसर आ रहा है क्या, किस एरिया में आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिले, क्योंकि वो आके क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं कितना ब्लैक है, कितना व्हाइट है, कितनी टैक्स लगाने, कितनी नहीं। तो बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स। अभी हमारे कंट्री के कुछ मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, कैबिनेट
पेपर्स, अगर मिनिस्टर्स के बीच में कुछ मीटिंग्स हुई है तो वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिससे किसी का इंटरेस्ट अफेक्ट हो वो इंफॉर्मेशन भी हम आपको नहीं दे सकते। तो बच्चों याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सोवरेनिटी और इंडिया, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अफेक्ट होगी, वो इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याद करो। उसके बाद फिर पार्लियामेंट और स्टेट का ब्रीच, ठीक है, बेसिकली कॉज अ ब्रीच उनके प्रिविलेज का, ठीक है। उसके बाद फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट या कमर्शियल कॉन्फिडेंस वाली इंफॉर्मेशन, कोई फॉरेन कंट्री की कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन, किसी की लाइफ एंड डेंजर हो रही है वो वाली इंफॉर्मेशन, और फिर कैबिनेट पेपर्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन, और कौन सी, इन्वेस्टिगेशन वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है। याद हो गए? पूछ लूं किसी से भी? हो गए याद? क्यों? पलक याद हो गए? क्यों? राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं आई थी? चलो एक और बार याद करो सब। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वाली इंफॉर्मेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद फिर कमर्शियल ट्रेड, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उसके बाद फिर कैबिनेट पेपर्स हो गए और किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, एंडेंजर्स किसी की लाइफ या फिर फिजिकल स्टेट, ठीक है। Provided that the decision of Council of Ministers, the reason thereof and material on the basis of decision shall be made public after the decision has been taken, the matter is complete or over। तो अगर हमारे मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले रहा है तो जो प्रोसीजर चल रहा है, डिसीजन मेकिंग चल रही है, तब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जैसे डिसीजन हो गया है तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये प्रोवाइडेड दैट करके अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है। कल को आप मिनिस्टर के सामने बोलो क्या फैसला चल रहा है बताओ, नहीं बताएंगे, जब फैसला हो जाएगा तब बताएंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट मैटर्स व्हिच कम अंडर एग्जेम्पशन स्पेसिफाइड इन द सेक्शन शैल नॉट बी डिस्क्लोज, क्लियरली बोल दिया, जो हमने एग्जेम्पशन में बताया वो कभी डिस्क्लोज नहीं होंगे। प्रोवाइडेड दैट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और स्टेट शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन, मतलब आप स्टेट अगर कुछ पूछ रहा है तो उनको आप बता सकते हो, बाकी किसी और को कोई चीज इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे वॉर वगैरह की इन्फॉर्मेशन या फिर यही जो इनकम टैक्स वाला है, ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं है? ठीक है, न्यू बच्चों की बुक में है वही वाले जो मैंने दिए कि वॉर अगर होने वाला है तो इन्फॉर्मेशन नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहा है तो, ठीक है। ये केस लॉ है, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ जिस न्यू बुक में है तो उनको पढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे को ओल्ड का ही पूछेंगे, न्यू का नहीं पूछेंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। Rejection of request, the PIO has been empowered to reject a request for information। अच्छा, हमने ये देखा PIO रिजेक्ट कर सकता है, उसके बदले वो क्या देगा, उसको रीजन देगा कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। और आगे के लिए एपीलेट अथॉरिटी की डिटेल और कहाँ पे अपील कैसे प्रेफर कर सकता है। तो जब भी किसी कॉपीराइट की बात आ रही है, सेक्शन 9 बोलता है, स्पेसिफिकली बोल दिया किसी ने कोई कॉपीराइट कराया हुआ है, उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो वो अगर ये ऐसी बातें इन्वॉल्व है कॉपीराइट को लेके तो हम आपको क्लियरली बोल रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे, आप सेक्शन 9 में कवर हो रहे हो, ठीक है। अलग से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में देखा, अब एक और बार उन्होंने सेक्शन 9 में कॉपीराइट बता दिया कि अगर इसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो हम आपको इसकी डिटेल्स नहीं देंगे, मतलब अगर आप पूछ लो किस किस पे कॉपीराइट है या हम कवर नहीं करें तो वो आपको बता देंगे, लेकिन किसका है कैसे है ये सब डिटेल्स हम आपको नहीं देंगे। चलो अब आता है सेक्शन 10, पार्शियल डिस्क्लोजर अलाउड। हमने देखा है जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो वो दे दो, उतनी फीस ले लो और बाकी का नोटिस उसको दे दो। सेक्शन 10 में अलग से बोल दिया, ओनली द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड विच डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर विच कैन बी रीजनेबली सर्व्ड फ्रॉम एनी पार्टी दैट कंटेन्स एग्जेम्प्ट इन्फॉर्मेशन मे बी प्रोवाइडेड, मतलब एग्जेम्प्ट पार्ट को हटा दो और बाकी सारी चीजें सर्व कर दो,
ठीक है। एज अ पर्सन ऑफ सेक्शन ए द रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इन रिलेशन टू इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर इस बात से रिजेक्टेड है कि वो एग्जेम्प्टेड वाली लिस्ट में आता है, तो इन द इवेंट में बी प्रोवाइडेड दैट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड डज नॉट कंटेन टू एनी, मतलब तब रीजंस रिकॉर्ड करके दे दो, भैया ये वाले एग्जेम्प्टेड लिस्ट में आ रहा है, ये वाली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो हम आपको दे रहे हैं। बस सिंपल वर्ड्स में उन्होंने वही एक्सप्लेन किया है सेक्शन 10 में। उसके बाद फिर हु इज एक्सक्लूडेड, हमने देखा सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंट्स, हमने स्टार्टिंग में ही सेलियंट फीचर्स में ही देख लिया था, दिस हैज बीन एक्सक्लूडेड, तो उन्होंने बता दिया है कि भाई ये रॉ एजेंसी, आईबी, सीक्रेट एजेंसी, ये सारे लोग क्या हैं, एक्सक्लूडेड है। उन सबके ब्रांच, वो क्राइम ब्रांच वगैरह, हमने सारे जो मूवीज में नाम देखे वो यहाँ पे उन्होंने डाल दिया और बोल दिया है ये लोग excluded है। This the exclusion however is not absolute. These organizations have an obligation to provide information pertaining to allegation of corruption and human right violations. मतलब अगर ये लोग corruption में involve हो गए या कहीं human right की बात आ गई तो इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ सकती है। मतलब ये जो आपको एक्सक्लूड किया गया है हमने कि ठीक है आपने इसका आप फायदा नहीं उठाओ, जिस दिन आपने इस चीज का फायदा उठाया कि हम तो रॉ एजेंट वाले, हम तो क्राइम ब्रांच वाले, हम तो कहीं पे भी एंटर हो सकते हैं, हम तो कितने भी पैसे खा सकते हैं, तो हम ऐसी चीजों अगर आप करोगे तो हम आपको बोलेंगे कि आप डिस्क्लोज करो। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में बोल दिया कि हमने एक्सक्लूड किया है, पर इसको हम एब्सोल्यूट एक्सक्लूड नहीं कर रहे, जहां आपने गड़बड़ की वहां आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेशन टू एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट शैल बी गिवन ओनली विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन विद इन द 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आर्टिकल में बोल दिया आपको राइट टू नो, मतलब आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाल लो, उसके बाद हमने आपको जब बोल दिया कि आप निकाल सकते हो तो हमने एक फंडामेंटल राइट दे दिया। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर हमने आपको एक लीगल राइट दे दिया कि आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। उस लीगल राइट में हमने कुछ चीजें एक्सक्लूड कर दी। जब हमने एक्सक्लूड की तो हमने क्राइम ब्रांच, सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंट्स को क्लियरली एक्सक्लूड किया। इनको एक्सक्लूड करने के बाद हमने बोला ये एक्सक्लूजन अब एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि अगर कभी ह्यूमन राइट वायलेशन या फिर करप्शन हो रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब इन्फॉर्मेशन बंदा जो मांग रहा है उसको ऐसा नहीं बोला कि तुमने बोल दिया ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है तो मतलब हो रहा है, और इन्फॉर्मेशन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से जाके अप्रूवल लेके आओ कि भाई देखो अप्रूवल है इनकी, अब तुम इन्फॉर्मेशन दो। ठीक है। अब हमने जो बार बार पढ़े दो इन्फॉर्मेशन कमीशन है हमारे, कौन कौन से, सेंट्रल और स्टेट। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन को कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो मैं यहां से बताती हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बना रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं लिखा है यार न्यू बुक में, यही लिखा है बच्चों, पैराग्राफ में लिखा है, वो तो मैं दूंगी ना तुमको ये चार्ट, यही चीज यहाँ लिखी है, मैं चार्ट फॉर्म में बता रही हूँ, यहाँ पे भी मार्क करा दूंगी। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है इन द ऑफिशियल गैजेट। इसके अंदर बेसिकली कौन है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है, और एक मैक्सिमम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, वो है 10। ठीक है। उसके बाद अपॉइंटेड बाय, रिकमेंडेड बाय, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। बेसिकली ये जो कमिश्नर है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब कौन कौन बैठा है डिस्कशन करने की, भाई सुनना इसको अपॉइंट कर ले, इसको अपॉइंट कर ले। बैठे हैं पहले प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द कमिटी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये सारे हमारे मिनिस्टर सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं किसको अपॉइंट करना, अल्टीमेटली अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। ठीक है। ऐसी आ गई स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कोर्स कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद फिर इसके अंदर एक चीफ स्टेट चीफ कमिश्नर होना चाहिए और एक स्टेट और 10 मैक्सिमम 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होने चाहिए। इसको अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है। और इसको भी किसने रेकमेंड किया है, चीफ मिनिस्टर ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और 1 कैबिनेट मिनिस्टर। ये रेकमेंड करते किसको अपॉइंट करना चाहिए। बच्चों फिर से देखो, अगर एक सेंट्रल है और एक स्टेट है, सेंट्रल में कौन है, एक सेंट्रल चीफ और कितने 10, सेम चीज यहां पे है। ठीक है। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक और मैक्सिमम 10 कितने, कौन,
जो हमारे सेंट्रल कमिश्नर है और उनके अंदर जो कमिश्नर्स हैं 10 मैक्सिमम, उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। रेकमेंड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर इन लोकसभा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ऐसी हमारे जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है, ठीक है। और इसको कॉन्स्टिट्यूट स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। उसके बाद रेकमेंड कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर, ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और वन कैबिनेट मिनिस्टर। अब दोनों की कॉमन क्वालिफिकेशंस है, ठीक है। पहला, बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, मतलब इन्वॉल्व हो। उसके बाद हैव अ वाइड नॉलेज इन स्पेसिफाइड फील्ड, ये हम देख रहे हैं कौन कौन सी, वही साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज का उसको, फिनेंस, हर चीज का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये हम देखते हैं। नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब हम में से उठ के आया हो एक ऐसा बंदा, उसको हम इस कमिश्नर बनाएंगे। उसके बाद नॉट बी कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट कैरी ऑन एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब उसका परफेक्ट काम सिर्फ और सिर्फ राइट टू इंफॉर्मेशन में बैठ के लोगों के ये सब हियरिंग्स को देके और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम ही रहेगा। अब देखो तुम्हारी बुक में कैसे बताया है। बी अ पर्सन ऑफ इमेंस इन पब्लिक लाइफ, मतलब हमारी, हम लोगों में से उठ के आया है ना वो पर्सन, हमारी लाइफ में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब अभी हम देखेंगे। इतने इतने, मतलब तुमको भी बनना है तो तुम अप्लाई कैसे कर सकते हो इस कमिश्नर बनने के लिए। अब देखो वापस वही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10, ठीक है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वो रिकमेंडेशन वही दिया, ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो अदर कमिश्नर्स हैं वही इमेंस इन पब्लिक लाइफ, वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। फिर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट यूनियन टेरिटरी, शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या मैंने कोई और बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करे। वही चीज कैसे दे दिया है? एक पैराग्राफ फॉर्म, ठीक है। मैंने तुमको पॉइंटर्स बताए। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स उसके अंदर जनरल सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन और मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ कमीशन वेस्ट इन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हु शैल बी असिस्टेड बाय इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। कमीशन शैल हैव इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली, अदर ऑफिसेज में बी एस्टैब्लिश इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वहां अदर ऑफिसेज, अदर ब्रांचेस बन सकती हैं। हमें बेसिकली ये सारी चीजें याद होनी चाहिए थी। ऐसे ही नीचे देखो, अब ये लिखा है टर्म ऑफ ऑफिस और कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हर जगह लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल, मतलब सैलरीज कैसे मिलेगी, अलाउंसेस कैसे मिलेंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब। टर्म कितना होगा? एज मिस्क्रिप्ट। एज लिखी होगी 65 ईयर्स, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद फिर ये पर्सन शैल बिफोर एंटर अपॉन हिज ऑफिस मेक सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट एंड अदर पर्सन, मतलब ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो उसके सामने उसका प्रॉपर इंटरव्यू, ओथ वगैरह उसको लेना पड़ेगा। एनी टाइम, कभी भी चाहे बाय राइटिंग एक रेजिग्नेशन लेटर देके रिजाइन भी कर सकता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स है। देखो पहला है कि भाई री अपॉइंटमेंट होगा, टर्म कितना है एज मे प्रिस्क्राइब, पर रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। दूसरा, उसकी एक एज होनी चाहिए 65 एज तक वो ये काम कर सकता है। उसके बाद फिर बिफोर एंटरिंग इट उसको ओथ और अफर्मेशंस लेने पड़ेंगे कि भाई मैं यहाँ इस पोजीशन में बैठा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसे कुछ भी करप्शंस और ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं करूंगा, मैं टाइम टू टाइम लोगों की इन्फॉर्मेशन उसको दूंगा। अगर मुझे छोड़ना होगा तो मैं आपको लिख के एक रेजिग्नेशन लेटर देके छोड़ सकता हूँ। सैलरीज एंड अलाउंसेस और जो भी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कितने आवर्स के लिए काम करना है, कहाँ पे बैठना है, कब तक बैठना है, कहीं जा सकता हूँ नहीं जा सकता, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन एज मे प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसी बच्चों स्टेट गवर्नमेंट का है। 6 पॉइंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी प्रोवाइड द CIO, CIC एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। भाई उसके सारे फंक्शंस उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बता दी कि एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज अपॉइंट हो सकते हैं वो सब, ठीक है। कहाँ है सेक्शन 12? ये यही ना, ये मैंने बताया तो
कि जनरल सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन और मैनेजमेंट, उसके पास ये पावर्स हैं कि वो एक नॉर्मल पर्सन कैसे कैसे बिजनेस करता है, या नॉर्मल पर्सन को हमने एक पोजीशन बैठी दी हुई है, तो हमने आपको एक जनरल सुपरिटेंडेंट मतलब एक सुपीरियर अथॉरिटी पे आपको बिठा दिया है, उसके वहां के जितने भी डायरेक्शंस है और मैनेजमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको दे रखे हैं वो आपको फॉलो करने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हमने देखा, स्टेट इंफॉर्मेशन को इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद इसके अंदर कौन रहेगा, एक स्टेट चीफ कमिश्नर जिसको किसने अपॉइंट किया है, गवर्नर ने, और उसके अंदर अदर मैक्सिमम 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहने चाहिए। उसके बाद उनका रिकमेंडेशन बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, कैबिनेट मिनिस्टर, जो मैंने वो चार्ट में पढ़ाया वही चीज लिखी हुई है। सेम चीज टर्म्स एंड ऑफिस जैसे ऊपर लिखे एग्जैक्टली सेम एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट है इधर पे, ठीक है, एग्जैक्ट वही 6 पॉइंट्स ही है। अब आ जाओ पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, दोनों के पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास कुछ ड्यूटीज हैं टू रिसीव कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी पर्सन। अब नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पीआईओ, मतलब कि अगर क्या होता है, जैसे तुमने इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन तुमको मिली नहीं, तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम कंप्लेन कर सकते हो। तो ये कंप्लेन तुम किसको करोगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन। तुमने इंफॉर्मेशन किससे मांगी, पीआईओ से मांगोगे ना, या उसके असिस्टेंट से, वो हमने देखा 30, 35, 40, उन्हीं लोगों से ही इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो इनके पास जाओगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन नहीं मिली, उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ कंप्लेंट्स है। कैसी कंप्लेंट, सबसे पहले हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट एन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज अ पीआईओ हैज नॉट बीन अपॉइंटेड। सर इस चीज के लिए कोई पीआईओ ही नहीं है, मतलब कोई एनजीओ है, आपको कोई एनजीओ चाहिए, वो पब्लिक अथॉरिटी, उस पब्लिक अथॉरिटी में हमने देखा सबसे पहले आपको अपना एक पीआईओ अपॉइंट करना है, अपनी डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देनी है, कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है, सब चाहिए। अगर आपको वो प्रॉपर डिटेल्स नहीं है तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, सेंट्रल का हो तो सेंट्रल को, स्टेट का है तो स्टेट को, कि सर पीआईओ ही नहीं है, इंफॉर्मेशन किससे मांगे, ठीक है। दूसरा है हु हैज बीन रिफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड, मतलब आपको रिफ्यूज कर दिया गया, जा भी नहीं देंगे इंफॉर्मेशन, तो किसके पास जाओगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन। वेदर डिस्क्लोजर वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट, मतलब आपको इसका क्वेश्चन चाहिए, आपको ये बोल दिया गया कि आपको क्या हो रहा है कि सर ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आप ना इसके प्रिविलेज को तोड़ रहे हो, मतलब कि अगर हमने बोल दिया कि हम आपको स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, अब आपको कैसे पता वो सही बोल रहा है कि नहीं, तो आपके पास ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कि भाई वो बोल रहा है कि भाई स्टेट और पार्लियामेंट का हमने ब्रीच किया है, उनका प्रिविलेज अफेक्ट हो रहा है, तो आपको ये कंप्लेन है, आप ये कंप्लेन लेके जाओ तो वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई पीओआई प्रूव करो कहाँ पे दिक्कत है, मतलब कहाँ पे उनका प्रिविलेज अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। हु हैज रिसीव नो रिस्पॉन्स हिज और हर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब 30 दिन के अंदर कुछ भी नहीं पता चला तो किसके पास जाना है, सेंट्रल की है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और नहीं तो स्टेट इंफॉर्मेशन। हु थिंक्स फीस चार्ज आर अनरीजनेबल, अननेसेसरी एक्सेसिव फीस लग रही है तो भी आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये बेसिक ड्यूटी है इन लोगों की कि आपको इन चीजों का सोल्यूशन वो दें। हु थिंक्स इंफॉर्मेशन गिवन इज इनकम्प्लीट और फॉल्स और मिसलीडिंग, एनी अदर मैटर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अंडर द लॉ, मतलब इन सेक्शन से आपको कोई भी चीज है, कोई दिक्कत है तो आप इन कमिश्नर्स के पास जा सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले जब पीओआई ही नहीं मिला, जब आपकी इंफॉर्मेशन रिफ्यूज की गई, जहां पे डिस्क्लोजर में बोल दिया कि भाई हो सकता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट होगा, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरा फीस इज अनरीजनेबल, फिर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट या फॉल्स है, मिसलीडिंग है, या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन जो आपको इस एक्ट के अंदर मिलनी चाहिए पर आपको नहीं मिली, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कंप्लेन हो आप इनको फाइल कर सकते। किसी ने मैम बोला वेयर द डिस्क्लोजर वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, नहीं है क्या, नहीं है, लिख लो। लिख रहे हो तो लिखो, सिर्फ इतना लिख लो, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, बस।
पलक अगर क्लास मिस हो तो लेक्चर देख लिया करो, क्या नहीं? आ गया, यूट्यूब पे भी आ गए। चलो, if the commission feels satisfied, an inquiry may be initiated. While initiating an inquiry, the commission has some powers as vested in the civil court. जैसे एक सिविल कोर्ट में पावर होती है वैसी हमने इस कमिश्नर को दे रखी है, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि जैसे एक इंक्वायरी आई तो उसको लगता है कि हाँ यार ये सही बात है, ऐसे तो बहुत सारी कंप्लेन आएंगी ना, जो जब उस पर्सन को लग रहा है कि ये सही कंप्लेन है तो वो मुद्दा उठा सकता है और इस इंक्वायरी के लिए आगे इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि क्यों आखिर पीओआई नहीं था, क्यों आखिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्यों अनरीजनेबल फीस चार्ज की गई है, क्यों उसको मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिली है या एनी अदर बात। अब सेंट्रल कमिश्नर ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ एनी कंप्लेन अंडर एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, जो मैंने अभी बोला कि वो जाके फिर एग्जामिन करेंगे कि आखिर कहाँ दिक्कत थी। अब एपिलेट अथॉरिटीज, बच्चों देखो 3 पॉइंट्स ऐसे टेबल बनी हुई है कि तुम्हारी बुक में भी, ठीक है। अभी हमने ये चीज देखी थी कि वो उसको बताएगा पर्टिकुलर्स ऑफ एपिलेट अथॉरिटी, पीआईओ के पास अगर आप इंफॉर्मेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ पीआईओ, वो आपकी रीजंस ऑफ रिकॉर्ड्स देगा कि क्यों मैंने रिजेक्ट करी, दूसरा आपको अपील का बताएगा कि प्रेफर कर सकते हो, तीसरा आपको पर्टिकुलर्स ऑफ एपिलेट अथॉरिटी बताएगा, वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, कि आखिर ये एपिलेट अथॉरिटीज कौन है। मतलब अगर आपको पीओआई ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो पहले किसके पास जाना है, उसने नहीं दी तो किसके पास जाना है, उसने नहीं दी तो किसके पास जाना है। एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम और इज अग्रीव्ड बाय अ डिसीजन ऑफ द पीआईओ मे फाइल अपील अंडर द एक्ट। सबसे पहले ऑफिसर सीनियर इन रैंक ऑफ द पीआईओ, मतलब पीआईओ का जो सीनियर ऑफिसर है सबसे पहले आप उसके पास जाओ। तो एक्ट में बोल दिया हमारे पास पहले मत आओ, पहले पीआईओ को के ही सीनियर ऑफिसर के पास आप जाओ, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट अपील, ठीक है। फर्स्ट अपील टू द ऑफिसर सीनियर इन रैंक ऑफ पीआईओ इन कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब, मतलब हम आपको और 30 डेज देते हैं कि जाके सीनियर ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांग लो थ्रू फर्स्ट अपील, ठीक है। नेक्स्ट अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन, मतलब कि उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे पास आओ। सेकेंड अपील टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट एज द केस में भी विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन वाज गिवन और शुड हैव बीन मेड बाय फर्स्ट अप्रैल, डिले में भी कंडोन बाय, अगर सफिशिएंट कॉज हो तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो पहली अपील आपको 30 दिन में करनी है, दूसरी अपील आपको 90 डेज में। 90 डेज में कब से बच्चों, जब फर्स्ट वाला डिसीजन या फर्स्ट अपील आपको नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड पार्टी अपील, हमने थर्ड पार्टी देखा है जो अदर देन सिटीजन है, ठीक है। थर्ड पार्टी अपील अगेंस्ट द पीआईओ डिसीजन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज बिफोर द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी विद इन 90 डेज। सेम चीज लिख दी है कि थर्ड पार्टी भी ऐसे ही अपील कर सकता है, ठीक है। तो पहले किसके पास जाना है बच्चों, तो कि कहीं पे भी किसी एक्ट में ऐसा नहीं होता है, हमेशा हमको दे दिया जाता है कि अगर आपके पास है तो एपिलेट अथॉरिटी के पास आ जाओ, उसके बाद है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ चले जाओ। इसमें डायरेक्टली दिया पहले आप ना सीनियर ऑफिसर के पास जाओ, पहले उसी पब्लिक अथॉरिटी को खोजो टोचो, उसके बाद हमारे पास आओ, ठीक है। तो पहले किसके पास जाना है, सीनियर ऑफिसर विद इन 30 डेज, उसके बाद फिर सेंट्रल और स्टेट कमीशन के पास, ठीक है, within 90 days. Burden of proof that denial of information was justified with the PIO, मैंने ऊपर बताया था कि भाई अगर कोई आपकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता है तो वो अगर बोलता है एग्जेम्प्टेड लिस्ट में आ रही है, यहाँ भी टाइम लगेगा, ये तो एजेंसी की इंफॉर्मेशन है, सिक्योरिटी एजेंसी की, तो ये प्रूफ भी वही करेगा जो आपको डिनाई कर रहा है कि मैं इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दूंगा। तो आपकी जब अपील होगी तो वो वहां पे आके प्रूफ करेगा सर इसलिए मैंने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, ठीक है। उसके बाद देखो पेनाल्टीज आ गई। सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट इम्पोजेस स्ट्रिंजेंट पेनाल्टी ऑन द पीआईओ। मैंने बोला कि अगर आपको पीआईओ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टी। तो पेनल्टी कितनी है बच्चों, एवरी पीआईओ विल बी लाइबल टू फाइन 250 पर डे और मैक्सिमम अप टू 25,000, ज्यादा नहीं है पर है, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी, नॉट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, तो कितनी पेनाल्टी, 250 रुपीज पर डे और 25,000। डिलेइंग इंफॉर्मेशन रिलीज विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब देरी कर रहा है इंफॉर्मेशन देने के लिए, कितनी पेनाल्टी, 250 पर डे 25,000।
मैलिफाइडली डिनाइंग इन्फॉर्मेशन, जानबूझ के ऐसी हरकतें कि हम आपको इन्फॉर्मेशन, सर कल आना है एप्लीकेशन, अभी तो ऑफिसर ही नहीं है, अभी तो ये नहीं, ऐसे जानबूझ के वो करेंगे तो हम आपके अगेंस्ट पेनाल्टी लगवा सकते हैं। नोइंगली गिविंग इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको उनको पता है और भी डिटेल्स देनी होती हैं। अब जैसे सिंपल है, हाई कोर्ट में बोला जजमेंट दे दो, आखिरी पेज दे दिया ऑर्डर का, उसमें सिर्फ ये लिखा था जजमेंट क्या है, पूरा केस 10 पेज का जजमेंट होता है, मैक्सिमम 25 पता नहीं कितने पेज के भी जजमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी कहानी लिखी होती है और लास्ट में एक और। तो जब पता है कि आगे की और इन्फॉर्मेशन भी देनी है, वो छुपाओगे तो हम आपको पेनाल्टी लगवा सकते हैं। डिस्ट्रॉइंग द इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड, फटाफट फाड़ दिए, हटा दी, डिलीट कर दी, ठीक है। उसके बाद रोक रहे हो अगर कि हम कैसे भी करके फर्निश ही नहीं कर पाए, जाके मान ही नहीं पाए, तो ऑब्स्ट्रक्टिंग फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी मैनर। तो पीआईओ अगर आपके साथ ये सब हरकतें करेगा, जैसे कि एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करना, दूसरा डिले करना, तीसरा डिनाई करना कैसे भी करके, चौथा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना पता होने के बाद, फिर डिस्ट्रॉय कर देना इंफॉर्मेशन या फिर आपको रोकना, ठीक है। तो ये सारी चीजों करोगे तो 250 पर डे और मैक्सिमम अप टू 25,000 पेनाल्टी लगेगी। चलो एक लास्ट टॉपिक है, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। सेक्शन 23 लोअर कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग सूट्स और एप्लीकेशन अगेन एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। हमने लोअर कोर्ट्स को बोल दिया तुम मत पढ़ो इनमें, डायरेक्टली हायर कोर्ट्स को हमने दी है अथॉरिटी। लोअर कोर्ट्स यानी मैजिस्ट्रेट्स वाले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये वाले लोग नहीं आएंगे, ठीक है। रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट ऑथराइजेज सेंट्रल गवर्नमेंट और टू डेवलप, सबसे पहले उनको एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाने हैं, ठीक है। हमने वैसे भी अपनी सारी अपील्स किसको दे दी, सेंट्रल, और एक कमिश्नर हमने अलग से अपॉइंट कर दिया आपके लिए, एपलेट अथॉरिटी, आप इनके पास आओ, आपको मिल जाएगा। लोअर कोर्ट्स को जाके परेशान मत करो, वैसे भी उनके पास इतने मैटर है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं एंटरटेन कर पाएंगे, ठीक है। हमने आपके लिए अलग से कमिश्नर्स अपॉइंट कर दी। फिर हमने बोल दिया कि भैया एक काम करो, तुम जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो ना, तुम लोग ना एजुकेशनल प्रोग्राम्स लगाओ, जैसे तुम्हारी बुक में इंस्टीट्यूट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दे दिया। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक एफर्ट है कि जितने बच्चे सीएस कर रहे हैं उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की नॉलेज होगी, तो वो शायद अपने फैमिली को भी इस चीज के लिए, अपने फ्रेंड्स को भी कर पाएंगे। ऐसे ऐसे जितने बच्चे लॉ कर रहे हैं उनको इस चीज की इन्फॉर्मेशन होगी। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो एमबीएस वगैरह में होते हैं, जिसमें भी ये एक्ट को डिटेल में सिखाया जाता है कि भाई इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो सबसे पहले एजुकेशनल प्रोग्राम्स आ गए, ठीक है। एनकरेज पब्लिक अथॉरिटी टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स रेफर्ड इन क्लॉज ए टू अंडरटेक द प्रोग्राम्स देमसेल्व्स। अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं, जो लोग एनजीओस खोल के बैठे हैं, उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि वो लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं, अगर किसी ने मांगा है तो। सिर्फ हम बच्चों को नहीं, जो ये अथॉरिटीज है उनको भी हम चाहते हैं कि वो भी आए, इन्वॉल्व हो, खुद भी आके डेवलप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स लेके आए और पार्टिसिपेट करें इन प्रोग्राम्स में कि भाई तुम भी एजुकेट हो, हम भी एजुकेटेड हो रहे हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, तुम्हें एजुकेट किया जा रहा है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो बोथ वेज आप एजुकेट करोगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और फिर ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करोगे तो इजी होगा। Promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities। हम इस चीज को प्रमोट करें, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि भाई टाइमली और इफेक्टिवली ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे, इस चीज को हम प्रमोट करना चाहते हैं। ट्रेनिंग दे हम सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और स्टेट पब्लिक, मतलब सारे पीआईओ को और स्टेट वाले और सेंट्रल वाले सारे उनके असिस्टेंट्स को हम ट्रेन करें कि कितनी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, रिजेक्ट नहीं करनी। एक्ट में जो जो लिखा है वो उनको पता होना चाहिए, बस इतना ही है, ठीक है। अब हम एक बार एक्ट को रिवाइज करते हैं, बहुत छोटा सा है पर क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस एक्ट में सब कुछ पता होना चाहिए, इजी है एक्ट बहुत। सबसे पहले बच्चों ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सारी इंफॉर्मेशन सब पब्लिक को मिल सके। इसमें हमने दो कमीशन लेके आए, सेंट्रल और स्टेट, और एनी अदर मैटर कनेक्टेड देयरविद। फिर इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं और सेलिएंट फीचर्स है। सेलिएंट फीचर्स में कुछ नहीं है, इंडिया को एक्ट को अप्लाइड है, सारे इंडिया को 120 डेज में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। आप पब्लिक अथॉरिटीज को अप्लाइड होता है, सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, सारे सिटीजन। हमने पीआईओज और असिस्टेंट भी आपको दे दिए है। उसके बाद फी ले लो और 8 और 9 में इंफॉर्मेशन लेने मत आओ, और फिर
उसके बाद शेड्यूल 11 की ये इंटेलिजेंस और ये अलग से एक्सक्लूडेड है। उसके बाद फिर हमने गुड गवर्नेंस में 4 ऑब्जेक्ट देख लिए कि एक एक्ट के थ्रू गुड गवर्नेंस को लाने की कोशिश की गई थी। उस एक्ट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन को हटाना, पार्टनरशिप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट इन एवरी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग, और फिर इंप्रूवमेंट इन अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद फिर हमने पब्लिक अथॉरिटी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट बनाता है, या फिर कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी पर्सन इसको, गवर्नमेंट अथॉरिटीज अगर कोई भी एनजीओ को या पब्लिक अथॉरिटीज को फिनेंस करता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या ड्यूटी है पब्लिक अथॉरिटी की। भाई सारी मेन ड्यूटी है कि कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो वो आप दो, और रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड होने चाहिए सबके। उसके बाद अगर 120 डेज के अंदर आप क्या क्या दे दो, डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिसर्स की, डायरेक्टरी की, और फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैसे फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे, क्या एम्प्लॉयज कितने होंगे आपके, कमिटीज कौन कौन सी होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक को दे दो। उसके बाद फिर कौन आपके पीओआई होंगे, कैसे इंफॉर्मेशन वो आपसे ले सकते हो, सारे के प्रोसीजर्स। उसके बाद फिर हमने सेंट्रल और स्टेट पब्लिक आपके लिए इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स बना दिए। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो 30 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अगर असिस्टेंट के पास जा रहे हो तो 35 डेज, अगर आप क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो 40 डेज, और 48 आवर्स अगर किसी की लाइफ से रिलेटेड इन्वॉल्व है। उसके बाद पीआईओ की कुछ बेस और ड्यूटीज बताई हुई उन्होंने कि भाई आपको हम बस बोल रहे हैं कि आपको रिक्वेस्ट है ये तो आप इन्फॉर्मेशन दे दो। 5 दिन अगर आपको अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लग रहे हैं, वो लेके फटाफट सामने वाले को टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो रीजंस दे दो, अपील कहाँ करनी है वो बता दो, और एपेलेट अथॉरिटी कौन है इस एक्ट की, क्योंकि हम लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते। उसके बाद फिर अगर आप इंफॉर्मेशन कुछ पार्ट की दे पा रहे हो तो सामने वाले पर्सन को रीजंस रिकॉर्ड करके कुछ पार्ट की इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, किसने ये डिसीजन लिया है, उनका नेम एंड डेजिग्नेशन, किस फॉर्म में डिसीजन आया है, कितनी फीस आपको लगेगी, वो सारी चीजों का मैं आपको एक नोटिस दे दूं। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ जगह एग्जेम्प्ट करता हूं कि ये वाली इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता। जब सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अफेक्ट हो रही हो, जब फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट हम आपको नहीं दे सकते, कॉन्फिडेंस और फॉरेन, फिर एंडेंजर्स किसी की लाइफ सेफ्टी, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन वाली इंफॉर्मेशन, और कैबिनेट पेपर्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। अगर कोई डिसीजन मिनिस्टर्स के बीच में चल रहा है तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा हम तभी आपको वो देंगे। उसके बाद पार्शियल अगर इन्फॉर्मेशन अलाउड है तो वो वाली इन्फॉर्मेशन दे दो और सामने वाले को बता दो कि बाकी की इन्फॉर्मेशन हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। हमने सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया, पर एब्सोल्युटली एक्सक्लूड नहीं किया। अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन या फिर करप्शन हो रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पर इसके लिए आपको सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की अप्रूवल लेके आनी है, फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर हमने 2 कमिश्नर्स पढ़े, एक सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल वाला सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, स्टेट वाला स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल वाले में एक चीफ मिनिस्टर है, और मतलब चीफ कमिश्नर है, और स्टेट वाले में भी एक स्टेट चीफ कमिश्नर है। इन दोनों के पास 10 अलग से इनके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है, दोनों के पास मैक्सिमम 10। उसके बाद सेंट्रल वाले को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, स्टेट वाले को गवर्नर अपॉइंट करता है। दोनों की कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि वो इमेंस इन पब्लिक लाइफ हो, ठीक है, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद फिर वो कहीं पे भी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके पास साइंस, टेक्नोलॉजी और कौन से, फाइनेंस, बिजनेस, इन सब का, सोशल सर्विस, इन सब का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या बोलता है, वाइड नॉलेज, स्पेसिफाइड फीस, और फिर उनका पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद फिर उनके पास कोई भी और प्रॉफिट अर्निंग सोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी बिजनेस प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। उसके बाद उनकी सारी टर्म्स, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, सैलरी, कितने एम्प्लॉयज रख सकते हैं, सब एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद फिर पावर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। भाई अगर आपके पास कुछ 4-5 कंप्लेंट्स आ रही है तो आपके पास पावर है टू इन्वेस्टिगेट, या घुस सकते हो आप जाके कि आखिर ये इंक्वायरी कर सकते हो आखिर ये चीजें क्यों हो रही है। जैसे कि पीओआई अपॉइंटेड नहीं है, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला विद इन द टाइमलाइन, उसके बाद रिफ्यूज कर दिया गया आपकी बात को, अनरीजनेबल फीस और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। उसके बाद फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, और फिर एनी अदर मैटर जो इस एक्ट के अंदर बात हो।
उसके बाद फिर हमने एपलेटर, तो सबसे पहले सीनियर ऑफिसर के पास जाएंगे, फिर स्टेट कमीशन, तो 30 डेज में सीनियर ऑफिसर के पास चले जाओ, 90 डेज में कमिश्नर्स के पास। थर्ड पार्टी भी यही कर सकते। पेनाल्टी कितनी लगेगी? 250 पर डे और 25,000 फॉर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन, delaying, मैलिफाइड denying information, knowingly giving incomplete या फिर और destroying the records या documents और फिर obstructing। ठीक है, और फिर हमने लास्ट में देखा रोल है ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली उनको एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाने हैं, पब्लिक अथॉरिटी को भी बोलना है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आओ। दूसरा, हम टाइमली और इफेक्टिव इंफॉर्मेशन दें और फिर ट्रेन करें ये हमारे जो POIs हैं उनको। ठीक है।